हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए 16 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या डी 20 जून। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 20 जून। प्रतिवर्ष 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों को विश्व में सम्मान देने के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को 18 जून को प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और वहीं 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाया जाता है। 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए और इनके अधिकारों ज़रूरतों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। शरणार्थी चूँकि सभी देशों में शरणार्थी हैं और इन शरणार्थियों को इनके पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाते हैं, इनके इन्हीं अधिकारों को प्रकाश डालने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। वहीं 2025 के अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस का थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? इसके ऑप्शन है ए साइप्रस, बी कनाडा, सी यूक्रेन या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन और भारत के मध्य पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई है। यह पहली कार्य समूह बैठक कृषि सहयोग के पर आयोजित की गई बैठक है। कृषि सहयोग संयुक्त कार्य समूह बैठक का आयोजन हाल ही में यूक्रेन और भारत के मध्य हुआ है। यूक्रेन और भारत के मध्य यह होने वाली पहली कृषि सहयोग संयुक्त कार्य समूह बैठक है। इस बैठक को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, यानी कि जो कृषि में कुछ मुख्य विषय जो कि कृषि में यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण और खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे विषयों के बारे में जो है ज्ञान की आपस में समझ कर सके, यानी कि यूक्रेन और भारत एक दूसरे से अपनी कृषि में यूज़ होने वाले ज्ञान को एक दूसरे से साझा कर सके, एक दूसरे में बांट सकें। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रिवनिया है व वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसके ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी मॉस्को, सी लंदन या डी नैरोबी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नैरोबी। नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है। केन्या की नैरोबी में हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप का पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, यह बात हम सभी जानते हैं। व मॉस्को रूस की राजधानी है व लंदन यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की राजधानी है और नैरोबी यह केन्या देश की राजधानी है।
हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका महाद्वीप का पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसको आयोजित करने का उद्देश्य है कि पूरे अफ्रीका में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को गति देना। वहीं नैरोबी में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन के जो आयोजक हैं वह ग्लोबल पीस फाउंडेशन और पेपरडाइन विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शन से ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। जर्मनी का एक शहर जिसका नाम बोन है, यहीं पर जो है बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी के बोन शहर में किया गया है। इसका जो आयोजक है वह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC भी कहते हैं। इसने जर्मनी के बोन में बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कराया है। इस सम्मेलन में लगभग 5000 से अधिक प्रतिभा सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, आदिवासी नेता और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हुए। यानी कि इस सम्मेलन में बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग शामिल हुए, जिससे जलवायु परिवर्तन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस देश को $2.3 बिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान या डी मालदीव। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपाल। हाल ही में नेपाल को जो है ADB एशियाई विकास बैंक ने लगभग $2.3 बिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। नेपाल को एशियाई विकास बैंक $2.3 बिलियन का आर्थिक पैकेज प्रदान करेगी। एशियाई विकास बैंक द्वारा नेपाल को दिए जाने वाले इस आर्थिक पैकेज का उद्देश्य है कि नेपाल में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया जा सके। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वह वर्तमान में ADB की अध्यक्ष मसातो कांडा है। ADB के जो ज़्यादातर अध्यक्ष हैं वे जापान से ही चुने जाते हैं, क्योंकि ADB में सबसे ज़्यादा भागीदारी जापान देश की है। दूसरे स्थान पर अमेरिका की है, तीसरे स्थान पर चीन की है व चौथे स्थान पर भारत की सबसे ज़्यादा एशियाई विकास बैंक में भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? इसके ऑप्शन से ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में गूगल ने अपना चौथा यानी कि विश्व स्तर पर अपना चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र व एशियाई स्तर पर अपना दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। गूगल इंजीनियरिंग केंद्र हाल ही में हैदराबाद में खुला है। इसे GSEC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। वहीं गूगल द्वारा हैदराबाद में GSEC को खोलने का उद्देश्य है कि
ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ जिम्मेदार एआई को भी के विकास पर भी ध्यान देना, यानी कि एआई को और अधिक जिम्मेदार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आईआईटी दिल्ली। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को भारत की ओर से शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है। आईआईटी दिल्ली की रैंक यानी कि पूरे विश्व में 123वीं रैंक रही। वहीं आईआईटी मुंबई जो है यह क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 150 संस्थान में शामिल हुआ और इसी के साथ आईआईटी मुंबई की जो रैंक है वह 129वीं रही। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को एक संस्था जिसका नाम क्वाकरेली साइमंड्स है, इसी क्वाकरेली साइमंड्स के का जो नाम है वह क्यूएस है। क्यूएस की जो फुल फॉर्म है वह क्वाकरेली साइमंड्स है। यही संस्था जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी करती है। भारत की ओर से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो शीर्ष संस्थान है वह आईआईटी दिल्ली रहा। आईआईटी दिल्ली की पूरे विश्व में 123वीं सर्वश्रेष्ठ संस्थान में शामिल किया गया। वहीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 5 संस्थान जिन्हें शामिल किया गया है, जिसमें पहला MIT जिसको हम लोग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, दूसरे स्थान पर इंपेरियल कॉलेज ऑफ लंदन, तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, चौथे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व 5वें स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यह टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यह संस्थान हैं जिन्हें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए ज़ांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन से ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। हाल ही में चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम ज़ांगहेंग था, इन्हीं के नाम पर ज़ांगहेंग 102 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का कार्य है कि प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी की जा सके। ज़ांगहेंग 102 उपग्रह को चीन देश ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही लोगों को सूचित करके उन्हें सुरक्षित करना। वहीं ज़ांगहेंग 102 की विशेषता है कि यह प्रकृति में होने वाले बदलाव को नोट करके आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देता है, जिससे लोग सचेत हो जाते हैं और अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूजीलैंड। सोफी डिवाइन जो कि न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, इन्होंने जो है हाल ही में अपने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। इन्होंने एक घोषणा की है कि सोफी डिवाइन जल्द ही अपनी ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने वाली हैं। सोफी डिवाइन का आखिरी टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में होने वाले वनडे
वर्ल्ड कप के बाद, यानी कि इनका जो आखिरी टूर्नामेंट है वह भारत और श्रीलंका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप है। एक वनडे वर्ल्ड कप होने के बाद जो है न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन जो है वह फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है A 61वां, B 51वां, C 71वां या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, 71वां। हाल ही में ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 71वीं रैंक प्राप्त हुई है। ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। WEF इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसने हाल ही में एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया है। इसमें भारत की 71वीं रैंक रही है। वहीं 2024 में भारत की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वीं रैंक रही थी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में शामिल टॉप 5 देश है, जिसमें पहला स्थान स्वीडन, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क, चौथा स्थान नॉर्वे और 5वां स्थान स्विट्ज़रलैंड का है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।